हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास का है। इतिहास के खंड का भारतीय इतिहास के कुछ विषय ईंट, मनके तथा अस्थियां से है। हड़प्पा सभ्यता पाठ 1 है भाई, पाठ 1 से लिया गया है। तो जैसा कि और विषयों की तैयारी इस चैनल पे करवाई जा रही, तो उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को कक्षा 12 इतिहास का हर हफ्ते एक सेशन सोमवार को, एक सेशन मंगलवार को आपके पास जाएगा। एक पाठ से कई सेशन हो सकते हैं ताकि विधिवत तैयारी आपकी हो सके। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइपिंग न करके मुख्य बातों की टाइपिंग किया जाता है और उनकी विधिवत व्याख्या की जाती है। तो मेन पॉइंट को देखें और उनकी व्याख्या को धैर्यपूर्वक सुनते रहें। आप व्याख्या को सही तरीके से समझ लेंगे तो आप पाठ के बारे में कहीं से कोई भी क्वेश्चन, बहुविकल्पीय हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, मैप संबंधी कोई प्रश्न हो, कुछ भी हो, आप सही करके ही आएंगे। टाइमलाइन हो। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। क्योंकि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता कहने का तो कोई बात तो होगी, जिसलिए कि हड़प्पा सभ्यता कहा जा रहा है। तो मुख्य बात आप ये समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर जो खोजा गया 1921 में, वो हड़प्पा नगर खोजा गया। हड़प्पा नगर खोजा गया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। तो पहला नगर हड़प्पा खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। किसने खोजा? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। पंजाब के मांटगोमरी जिला, ये अभी आधुनिक पाकिस्तान में है ये स्थान, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब एक बात और यहाँ आप समझ लें, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि पहले डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम होते थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में आप मान के चलें कि विकसित हुई, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो जैसा कि बता दिया, हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। अब यहाँ की लिपि क्या थी? तो लिपि आप चित्रात्मक लिपि यहाँ की थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं की ओर हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। पर यहाँ हड़प्पा सभ्यता की लिपि
कैसे लिखी जा रही है? दाएं से बाएं। अच्छा, यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई हैं, मनके प्राप्त हुए हैं, बाट तौलने वाला, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें, ये सभी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, वैसे तो 6 प्रमुख स्थल माने जाते हैं, यही कि आप 6 के बारे में बताऊंगा, पर मेन रूप से आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में तो जान ही लें। हड़प्पा की खुदाई जैसा कि बताया दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव वत्स ने किया, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने पंजाब यानी पाकिस्तान के लारकाना जिले में, समझिए, लारकाना जिले में। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांसा धातु का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, समझिए। अब हड़प्पा सभ्यता की, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रमुख 2 केंद्र बता दिया हूं, पर इनके प्रमुख 6 केंद्र आपको जरूर पढ़ने हैं। केंद्र तो ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत विस्तार था, पर 6 शहरों के बारे में, 6 स्थानों के बारे में आपको भली भांति परिचित होना है। पहला जो नगर था जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का टीला। अगर प्रश्न आ जाए मृतकों का टीला किस नगर को कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को, समझिए। यहाँ से कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है जो 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर बता रहा हूँ, इंच नहीं बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर है, परफेक्ट ये 10.5 सेंटीमीटर मिली है। पुरोहित आवास, सेल खड़ी से बना पुरोहित का धड़। यहाँ से एक मुद्रा पर एक आकृति ऐसी भी बनी हुई मिली है जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। यहाँ से आंशिक समाधान तथा पूर्ण समाधिकरण के साथ भी मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता से 2-4 ऐसे स्थान को बताता हूँ, 2-4 ऐसे सामग्री को बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको बहुविकल्पी में या कहीं लिखना पड़े। तो मान लीजिए एक लड़का मोहन है, समझिए। अब मोहन बहुत गरीब है, तो मोहन के यहाँ नल नहीं लगा है, कुआं है, यानी कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। अब वो गरीब है, तो जब अनाज उत्पादन करता है तो साल भर के लिए भंडारण कर लेता है, तो अन्न भंडार गृह प्रणाली भी मोहनजोदड़ो से मिलेगी। आप मोहन के पिताजी भाई नाच देखने के बहुत शौकीन थे, यानी कांसे की नर्तकी भी मिली है। अब वहाँ पे मोहन के पिता को एक बार मलेरिया मच्छर ने काट लिया था, मलेरिया के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य है कि मोहन के पिताजी को मलेरिया हो गया है, मलेरिया का मच्छर काट लिया, उनको मलेरिया हुआ है, दवा खाने ले गए, यानी अस्पताल का भी साक्ष्य मिला है, नहीं बचे, मर गए, समाधान का भी साक्ष्य मिला है। फिर गरीब था ही तो एक स्टेचू बना के लगा दिया है, यानी कि मूर्ति का भी, जो अपने पूर्वजों की मूर्ति होती है, स्टेचू होता है, उसका भी साक्ष्य यहीं से मिला है। पशुपत मूर्ति की भी साक्ष्य यहाँ से मिली है। तो ऐसा आप याद करेंगे एक कहानी के तौर पे, तो मोहनजोदड़ो से ये सब बातें मिली। अब अगले पे आ जाएं, हड़प्पा।
जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में विस्तार से पहले ही बता चुका हूँ। अब मोहनजोदड़ो के बारे में फिर से बता देता हूँ। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। पंजाब के मांटगोमरी जिला यानी आधुनिक पंजाब में है। और मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने लारकाना जिले में, यानी ये भी आधुनिक पाकिस्तान में है। अब हड़प्पा के बारे में और हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक जो पहचान मिला है, सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं, उस पर क्या है, एक सींग वाला पशु अंकित है। एक सींग वाला पशु अंकित है। और हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये बहुत से नगर हैं और आज भी चोर बदमाश हो सकते रहते हैं, पहले भी रहते थे, आज भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के सोचते हैं, पहले भी थे, हड़प्पा सभ्यता में थे। तो ये दुर्ग पर प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ शव उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते हैं। देखिए, अधिकतर हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों में जो शव दफनाए गए हैं उत्तर से दक्षिण। एक नगर ऐसा भी आपको बताएंगे जहाँ सब काम उल्टा होता है, सब उल्टा होता है, वो कालीबंगा है। कालीबंगा पे आएंगे तो उसको ही बताएंगे। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते हैं। और समाधानों में कांस के दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई तथा सीपी की चम्मच प्राप्त हुई है। जैसा कि आज ईसाई या मुस्लिम लोग जब दफनाने लगते हैं तो उनके शौक श्रृंगार के, उनके भोजन के लिए शव के साथ दफना देते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन थे। हड़प्पा सभ्यता में भी शव के साथ इन चीज़ों को रख दिया जाता था। आप अगले स्थान पर चलते हैं। जिससे बोला हूँ कि 6 नगरों के बारे में बताऊंगा। तो लोथल यहाँ आप ये समझ लीजिए फारस की मुहर मिली है। लोथल नदी के किनारे, और यहाँ पे व्यापार का मतलब व्यापारिक स्थल है और व्यापार का लेन देन होता है, व्यापारिक स्थान है। और इस व्यापारिक स्थान की वजह से यहाँ फारस की मुहर मिलेगी। और धान बाजरा के बीज मिलेंगे, धान बाजरा मिलेगा। और पके रंगों से रंगा पात्र, पके रंगों से रंगा पात्र मिलता है। और एक बात और समझें, लोथल से 3 युगल समाधियां मिलती हैं। लोथल से एक कब्र में मतलब पति पत्नी, और वैसी 3 समाधियां लोथल से मिल चुकी हैं अब तक। तो ये भी आप समझें। यहाँ पे तांबे तथा सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं, भाई जब ये व्यापारिक स्थल था तो ऐसे बात चीज़ें तो मिलेगी ही। तो ये आप लोथल के बारे में जान रहे हैं। यहाँ से एक घर में सोने के दाने मिले हैं। जो सोना भाई आज समझते हो ना बहुत महंगा है, ये पहले भी था। सेल खड़ी की 4 मोहरें मिली, तांबे की बनी चूड़ियाँ मिली, और रंगा हुआ एक मिट्टी का जार, वही मटका टाइप का, ये मिला। आप चौथा नगर देख लेते हैं, चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो यहाँ पे ये एक ऐसा नगर है जहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, दुर्ग के साथ साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से जला हुआ एक कपाल मतलब लाश, जले हुए एक चेहरे का प्रूफ मिला है। कहाँ से? चनहूदड़ो से। और 4 पहियों वाली गाड़ी एक मिली। मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन। मिट्टी की मुद्रा पर
3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिला है। एक ईंट पर कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है एक मोहर पे, और बिल्ली के पंजों का निशान उस पर स्पष्ट दिखता है उस मुद्रा पर। और मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है, और यहाँ से ईंटें वक्राकार मिली हैं, मतलब लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम। तो ये चून हो दड़ो। यहाँ से और घोड़े के पाँव के साक्ष्य मिले। कहीं कहीं लिखा मिलता है कि सिंध घाटी सभ्यता से घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, पर चंदोदड़ों से घोड़े के पाँव के साक्ष्य मिले हैं। आप अगला आ जाएं, कालीबंगा। कालीबंगा, बंगा क्या है? चूड़ियाँ, बैंगल्स, चूड़ियाँ। काली मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। अब यहाँ देखेंगे सब उल्टा होगा। जो सिंध सभ्यता के अधिकतर नगरों में हुआ है वो यहाँ पे सब उल्टा होगा। मान लीजिए कोई काला व्यक्ति है, तो आप देखेंगे जो काला व्यक्ति होता है ना, बहुत बार बार शीशा देखता है, शीशे का साक्ष्य मिल गया। बार 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 को झाड़ता है, कंघी का साक्ष्य मिल गया। बार बार जो काली औरतें होंगी तो जरूर लिपस्टिक लगाएंगी, लिपस्टिक का साक्ष्य मिल गया है। सब जगह पक्की नाली का साक्ष्य मिलेगा तो यहाँ कच्ची नाली का साक्ष्य मिल जाएगा। सब जगह पक्की ईंट का घर मिलेगा, यहाँ कच्ची ईंट का घर मिल जाएगा। और अधिकतर घरों में कुएं का साक्ष्य मिल जाएगा। सल चिकित्सा के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई सब जगह सादी ईंटें मिली हैं तो यहाँ अलंकृत ईंटें मिलेंगी। भाई जो पक्की ईंटें हैं उस पर आप नहीं बना सकते हैं डिजाइन, पर जो कच्ची ईंटें हैं उनको आप अलंकृत कर सकते हैं, उस पर रंग पेंटिंग आप चढ़ा सकते हैं। तो पहले बताया कि सब जगह उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर सौ को दफनाया जाएगा। तो कालीबंगा में सब उल्टा होगा और जगहों की अपेक्षा। आप अगला बनावली। यहाँ नाली पद्धति का अभाव था, जिसे ग्रामीण जैसा था, जबकि ये यहाँ पे आप समझ लें कि जो सिंध घाटी सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी। पर बनावली एक स्थान ऐसा है जहाँ पे नाली का अभाव था। नगर योजना शतरंज जैसा बनाई गई थी, मतलब सीधे एक दूसरे को चौराहे पर नहीं काटती थी। वो जैसे गांव में नालियाँ होती हैं वैसे नालियाँ थी। और यहाँ पे अच्छे किस्म के जौ मिले हैं, बाढ़ के जो बाढ़ होता है वो मिला है। पक्की मिट्टी का हल, पहले बताया सब पूरा शहरी क्षेत्र था, पर ये ऐसा लगता है ग्रामीण क्षेत्र के या ग्रामीण के किनारे का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पक्की मिट्टी के बने के हल की आकृति का एक खिलौना मिला है, तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली है। तो आप ये समझें कि ये अर्ध शहरी आप मान के चलेंगे। तो ये होगा बनावली। अब आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन व निर्वाह का माध्यम का था। हड़प्पा सभ्यता का जीवन व निर्वाह का माध्यम क्या थे? तो ये आपको बता दिया कि एक शहरी सभ्यता थी। सिंध घाटी सभ्यता हमारे देश में पहले शहरी सभ्यता आई और बाद में ग्रामीण सभ्यता आई। जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, और जो सिंध घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है। अब जब शहरी सभ्यता है तो यहाँ उद्योग धंधे चरम पर होंगे, और अगल बगल के जो गांव हैं उनका भी प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे कृषि भी उन्नत अवस्था में होगी, उद्योग धंधे भी उन्नत अवस्था में होगी, ऐशो आराम के साधन भी उन्नत अवस्था में होंगे। विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य के जीवन में उपयोगी आने वाली वस्तुएं हैं वो भी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे, और जो उनके जीवन निर्वाह के साधन
कृषि से भोजन की प्राप्ति, छोटे छोटे सामान जो ऐशो आराम के रूप में जरूरत थी उनका प्रयोग किया गया है। एक दूसरे देशों के साथ, जैसे इराक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ऐसे सभ्यताओं के साथ सिंध घाटी सभ्यता व्यापार भी करेगी। व्यापारी का स्थल आपको बता दिया हूँ, लोथल। अब पहले एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि इनके आर्थिक जीवन व निर्वाह का माध्यम क्या था। तो आपको पहले मैं कृषि पे ही ले चलता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। समझिए, शहरी एरिया होते हुए, शहरी क्षेत्र होते हुए भी कृषि मुख्य व्यवसाय थी। खुदाई के दौरान हड़प्पा के स्थलों से कृषि सामग्री के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। जैसे आपको बताया, हल, जौ के साक्ष्य, चना के साक्ष्य, अच्छी किस्म की खेती, तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, राई, मटर, तिल आदि प्रमुख फसलें थीं। जैसे गुजरात, हरियाणा के प्रवास स्थलों में पाए गए चावल के अवशेषों से पता चलता है चावल की खेती भी की जाती थी। गुजरात के लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल से परिचित हो गए थे और इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण में कम से कम 2000 वर्ष पहले पूरा स्तर मेहरगढ़ में कपास पाई गई, जो संपूर्ण विश्व में कपास के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य है। और मेहरगढ़ है कहाँ? बिहार। आधुनिक बिहार में मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ 2000 वर्ष पहले का पुरास्थल है मेहरगढ़, और यहाँ कपास पाई गई, जो कि विश्व में कपास की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है। आप अगला देखें कि कृषि के विभिन्न जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनके बारे में। तो कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। खेती सामान्यतः नदियों के किनारे की जाती थी। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा बनावली में हल के मिट्टी के नमूने मिले हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन एवं वर्ण मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती की जुताई के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा, जो आधुनिक राजस्थान में है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यताओं से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिल रहा है। खेत में हल से बनी आड़ी एवं तिरछी हल रेखाएं मिली हैं। उनसे स्पष्ट होता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें, मतलब कभी कभार सरसों के साथ गेहूं या गेहूं के साथ और भी फसल ले सकते हैं, या जैसे गेहूं बोए हैं तो किनारे किनारे पे और फसल बो दिए हैं, चना के बीच अलसी बो दिए हैं। मतलब जैसा आज जैसा हो रहा है कि 2 फसलें 3 फसलें ली जा रही हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता में भी था। तो अब हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्था सिंचाई का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिला है। किंतु पंजाब और सिंध में ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सिंचाई इन नदियों के माध्यम से हुई है। अब कुछ विद्वान इतिहासकार का विचार है संभवतः कुओं से प्राप्त पानी द्वारा सिंचाई किया जाता था। धौलावीरो, जो गुजरात में है, एक जलाशय का प्रयोग भी मिला हुआ है, जिसका उद्देश्य जल इकट्ठा करते थे, तालाब जैसा था,
उससे सिंचाई करते रहे होंगे। आज भी गांव में आप जाइए तो तालाब खेतों के बीच बीच में कहीं कहीं मिलते हैं। तो वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। तो सिंचाई के साधन जैसे नदियों को बता दिया हूँ, कुओं को बता दिया हूँ, और तालाबों को, जलाशयों को, जहाँ एकत्र जल के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था थी। तो कृषि प्रौद्योगिकी उन्नत अवस्था में थी, ये मानकर चलते हैं। अब पशुपालन एवं शिकार। तो पशुपालन आर्थिक जीवन व निर्वाह के माध्यम में आप चल रहे हैं भाई, कि कैसे इनका आर्थिक जीवन और निर्वाह का माध्यम था। तो पशुपालन एवं शिकार, तो पशुपालन के रूप में ये क्या पालते रहे होंगे? भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इन्हीं को पालते रहे होंगे, यही सभी पालतू पशु रहे होंगे। और जंगली प्रजातियां क्या थी? सुअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और साक्ष्यों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि मांस प्राप्त करने के लिए इनका शिकार किया जाता रहा होगा। पशु पक्षी और मछलियों की प्राप्त अस्थियों से वहां के निवासियों का मांसाहारी होना स्वाभाविक था। अच्छा, यानी मांस खाते रहे होंगे। जो वहां से अवशेष मिले हैं, जो अस्थियां मिली हैं, उनसे ये कहा जा सकता है कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। शिल्प उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, जिसको छोटे छोटे उद्योग या कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो शिल्प उद्योग में चनहूदड़ो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था। सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चनहूदड़ो था। शिल्प में मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये सब कहाँ? चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। मन के विभिन्न आकार के होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार। मनकों को उत्कीर्णन एवं चित्रकारी द्वारा सजाया जाता था, क्योंकि कच्चे होते थे तो सजा भी दिया जाता था। मन के लाल रंग के जैस्पर, स्फटिक की मिट्टी, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी से बनाए जाते थे। तांबे, कांसे व सोने के उपयोग से भी मनके बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प का उत्पादन कार्य किया जाता था। और शिल्प उत्पादन का कार्य लोथल से भी मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। जब ये नगर थे तो थोड़ा बहुत सब जगह था, पर सबसे ज्यादा कहाँ था? चनहूदड़ों से। अब व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में स्थानीय वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, और इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति विभिन्न स्थानों से सिंध नदी तथा उसकी उपनदियों के जल मार्गों की सहायता से की जाती थी। अब यहाँ पे ये नहीं समझ लेना कि केवल एक ही नदी थी, सिंध नदी, उसकी विभिन्न सहायक नदियां भी थी। आप पढ़ेंगे तो रावी, सतलज, सिंधु, ये नदियां, ब्यास, सरस्वती, ये सब नदियां थी उस वक्त जब ये सिंध सभ्यता की बात चल रही। आगे और पढ़ेंगे तो हम अभी भी बता देते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्थान मिले हैं, नाम है सिंध सभ्यता, पर सबसे ज़्यादा जो सिंध घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं अब तक, उस सरस्वती नदी किनारे मिले हैं। पर अभी जो मुख्य नगर हैं वो सिंध नदी और के किनारे मिले हैं, इसलिए इसको सिंध घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब क्या कर भाई, जैसे लोथल और राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात के अन्य जगहों से सेल खड़ी प्राप्त करने के लिए तथा खेतड़ी के पास से, राजस्थान में खेतड़ी के पास से तांबा प्राप्त करने के लिए खेतड़ी से तांबे की वस्तुएं बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। अच्छा, कच्चा माल इन्हीं स्थानों से प्राप्त किया जाता था। राजस्थान के खेतड़ी में तांबा आज भी मशहूर है,
और दक्षिण भारत में सोने की प्राप्ति के लिए अभियान किए जाते थे। अब पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध। पश्चिमी एशिया के साथ क्या व्यापारिक संबंध था? तो पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को समझने के लिए पुरातात्विक खोजों से स्पष्ट होता है। पुरातात्विक खोजों की ओर चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से भी व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पाई लोग संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पाई पुरावस्तुओं और ओमानी तांबे दोनों में निकिल के अंशों का मिलता दोनों के साझा उद्भव का परिचायक है। इसके अलावा विभिन्न ओमानी स्थलों से हड़प्पा स्थल का एक विशेष प्रकार का बर्तन उपलब्ध हुआ है। इस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ताकि इसके अंदर रखे तरल पदार्थ का बाहर रिसाव ना हो। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का व्यापार किन लोगों के साथ? यह दजला फरात क्षेत्र के नगरों के साथ चलता था। अनेक हड़प्पाई मोहरों का मेसोपोटामिया तथा मिस्र में पाया जाना तथा कुछ मेसोपोटामियाई एवं मिस्री वस्तुओं का हड़प्पाई सभ्यता में पाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि हड़प्पा सभ्यता अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करती थी। अन्य सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार था। अब मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमुन और मगान नामक दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य स्थित हैं। इतिहासकारों के अनुसार दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की जाती है। सिंध सभ्यता का ओमान बहरीन में से संपर्क संभवतः सामुद्रिक मार्ग से स्थापित था और मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश बताया गया है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मृदभांड थे उनके कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों एवं नौकाओं के भी चित्र मिले हैं। लोथल में पक्की मिट्टी के बने जहाज का एक नमूना मिला है। पक्की मिट्टी के बने जहाज का एक नमूना मिला है जिसमें मस्तूल के लिए एक लकड़ी चिन्हित खोल तथा मस्तूल लगाने के लिए एक छेद है। इन सब से प्रतीत होता है कि विदेशी व्यापार प्रायः जहाज़ों और नौकाओं के द्वारा किया जाता रहा होगा, क्योंकि हवाई जहाज तो था नहीं आजकल के समय जैसा। नदियों के माध्यम से व्यापार होगा तो जो पानी में चलने वाले वस्तुएं थी, नौका वगैरह या पानी के जहाज जो थे, उन्हीं के माध्यम से व्यापार हो सकता था। और वही व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में जहाज़ों, पानी के जहाज़ों, नौकाओं से व्यापार होता था। और उस समय की जो भी सभ्यताएं थीं एक दूसरे से व्यापार करती थीं और व्यापार उन्नत अवस्था में था। और इस व्यापारिक संबंध से एक दूसरे सभ्यता जितनी भी उस वक्त की सभ्यताएं थीं वो विकसित अवस्था में थीं। अब आगे देखेंगे मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे और मुद्रांकन। हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार की मोहरें पाई गईं। इनका आकार चौकोर होता था। शेड़ खड़ी से बनी इन मोहरों पर भैंस, बकरी, गाय, हाथी आदि के आकृतियाँ थी। कई मोहरों पर लघु चित्र भी अंकित मिले हैं। और हड़प्पा मोहरों में मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था।
मुद्रांकन से किसी अन्य जगह भेजी गई वस्तु की सुरक्षा और भेजने वाले प्रेषक के विषय में भी सूचना मिलती है। माप तौल क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से विशाल संख्या में तौलने के बट्टे अथवा माप बाट के पैमाने मिले हैं। बट्टों से छोटे तथा दोनों प्रकार के बट्टे शामिल हैं। कुछ बट्टे इतने छोटे होते थे कि उनका प्रयोग संभवतः सुनारों के द्वारा किया जाता था, जैसा आज हमारे यहाँ आधुनिक समय में भी किया जाता है। सुनारों के पास देखा होगा आपने, छोटे छोटे बट्टे होते हैं, हमें आपको पता ही नहीं चलता क्या है। और कुछ बट्टे बड़े गोलाकार घनाकार के होते थे। ये सेल खड़ी से बनाए जाते थे और बट्टों के नीचे मानदंड के द्वारा एक श्रृंखला जैसा 1 2 3 4 ऐसा जैसा हम ये बता रहे हैं, और तो वो चित्रात्मक लिपि थी तब की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मापना भी जानते थे। माप तौल के बट्टे मिल रहे हैं तो भाई व्यापार करेंगे तो माप तौल से तो जानकारी इनको होगी ही। व्यापार कर रहे हैं तो रुपया जानेंगे, मुद्रा जानेंगे, माप तौल जानेंगे, बाट जानेंगे, सबसे परिचित थे। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पे। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पे आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पुरातत्व या पूरा वस्तुओं के आधार पर 2 रूप में कर सकते हैं। एक सामाजिक जीवन, एक विलासितापूर्ण जीवन। जैसा बता दिया हूँ, काले लोग कितने विलासी होते थे, कितने अपने सुंदर दिखाना चाहते थे, बताया ना। कैसे लिपस्टिक, कंघी, शीशा, इत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो उसी बारे में समझ लें कि 2 प्रकार जीवन शैली थी। एक सामान्य जीवन, इसे दैनिक जीवन में उपयोग की गई वस्तुओं से चिन्हित किया गया, जैसे पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाई जा सकती हैं, जैसे मृदभान, सुइयाँ, झावा आदि को सम्मिलित किया जाता है। और विलासितापूर्ण जीवन, ये जीवन पर का आधार दुर्लभ और कीमती वस्तुओं को बनाया गया। इन वस्तुओं को जटिल तकनीकों एवं दुर्गम पदार्थों के द्वारा निर्मित किया गया। विलासितापूर्ण जीवन के अधिकांश अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा जैसे स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ये इनकी जीवन शैली थी। अब हड़प्पाई समाज में धार्मिक प्रणाली क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत धार्मिक थे भाई, ये आप समझ लो। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत धार्मिक थे। यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, पशुपत की मूर्ति मिलती है, स्टेच्यू मिलता है, प्रकृति पूजा का उदाहरण मिलता है, मातृ देवी की पूजा का उदाहरण मिलता है। तो ये बहुत धार्मिक थे। पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टियों की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों तथा पत्थर निर्मित लिंग पर चित्रित चिन्हों से ज्ञात होता है कि मातृ देवी, आदि शिव लिंग एवं प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। मोहरों पर उत्कीर्ण अनुष्ठान के दृश्य, स्नानागार, कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां भी धार्मिक आस्थाओं की ओर संकेत करती हैं। पहले भी बता रहा हूँ कि ये लोग बहुत धार्मिक थे। दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें लगभग मानवीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया, उन्हें पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया। मोहरों पर बने अनुष्ठान के दृश्य धार्मिक आस्थाओं और प्रयासों का अनुमान लगाया जा सकता है। पेड़ पौधों के उत्कीर्ण से प्रकृति की पूजा के संकेत भी मिलते हैं। ये प्रकृति पूजा को विशेष महत्व देते थे। मोहरों पर एक सींग वाला जानवर, एक कल्पना कर रहे हैं, कल्पित जानवर, ये भी बहुतायत संख्या में मिले हैं।
मोहरों पर ऐसा भी एक योगी पुरुष का चित्रमाला है जिसके सिर के ऊपर 3 सींगे हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक शिव का भी आरंभिक रूप, जिसको भी बता रहा हूँ, 3 सींग वाला मिले हैं। अब समाधान की प्रक्रिया पे आ जाएं कि हड़प्पा सामाजिक व्यवस्था में भाई जी खाएंगे पिएंगे पैदा होंगे बढ़ेंगे ऐशो आराम करेंगे, मरेंगे भी तो, और मरेंगे तो उनके समाधान की प्रक्रिया क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक रीत रिवाजों को अगर हम देखते हैं तो समाधान की आंशिक समाधान एवं पूर्ण समाधान दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। पिरामिडों में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए पिरामिडों का प्रयोग करता था और निम्न वर्ग गर्तों का प्रयोग किया करते थे। कुछ कब्रों में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी मिले हैं। ये वही लोग हैं जो अमीर होते थे, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं। कैसी मान्यता कि वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता है, पर ये उनका वहम था कि मृत्योपरांत उपयोग किया जा सकता है, पर ऐसे ऐशो आराम के साधन मिले हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों के आभूषण मिले हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। कुल स्थानों पर युगल समाधान, जैसे लोथल में बताया था, 3 युगल समाधियां मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में समाधान की 3 पद्धतियां थीं। पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान, मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक समाधान किसे कहते हैं? शव को खुले मैदान में छोड़ दिया गया, कुछ समय पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। ये आंशिक समाधान हो गया। और शव को जला दिया जाता है और अस्थियों को एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में रखकर दबा दिया जाता है। तो एक आग के हवाले, एक खुले में और एक मरने के जस्ट बाद मिट्टी में दबा देना। तो ये हो गया पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, शव दहन। अब हड़प्पा सभ्यता की शासन पद्धति कैसी थी, इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शासन पद्धति कैसी थी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन को कुछ पुरातत्वविदों ने राजप्रसाद, राजभवन कहा है। वहां से शासक वर्ग से संबंधित भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं, फिर भी राजभवन कहा गया है। पत्थर की एक मूर्ति को अनेक पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, सफाई व्यवस्था थी, उन्नत सड़कें थीं, विकसित उद्योग धंधे थे। सांस्कृतिक विकास बिना प्रशासनिक व्यवस्था के संभव नहीं हो सकता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ उन्नत अवस्था पे थी, चरम व्यवस्था पे थी। कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यहाँ विभिन्न नगरों के अलग अलग राजा होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा। हड़प्पाई मुद्रा बाटों तथा ईंटों में एक रूपता हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग को संकेत करती है, क्योंकि ये सभी एकीकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किए जाते। अब हड़प्पा सभ्यता का सुनियोजित नगरीय केंद्र। तो ये हड़प्पा सभ्यता, जैसा पहले ही बताया हूँ, कि एक नगरीय सभ्यता थी। बस्ती एवं शहर
तो बस्ती कुछ ग्रामीण बस्तियों के, जैसे कालीबंगा का बताया था ना, कुछ गांवों का साक्ष्य मिलता है वहाँ पे। ये अधिकतर ये बस्तियाँ शहरी थी। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था। मोहनजोदड़ो में नगरों का विभाजन 2 भागों में हुआ था, निचला नगर और दुर्ग। हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग, जो नियोजन में विविधता को दर्शाता है। दुर्ग का प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। दुर्ग में अन्नागार एवं स्नानागार भी सम्मिलित थे। स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। स्नानागार में ईंटों को स्थिर करके तथा उनके ऊपर जिप्सम के गारे, भाई उनको अस्थायित्व तो देंगे ना, तो गारे का प्रयोग करके अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। और मोहनजोदड़ो के निचले नगर को आवासीय बनाया गया। घरों का निर्माण एक तल से ज़्यादा भी हो सकता था, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होंगी। जब 2 मंजिला होगा तो सीढ़ियाँ भी होंगी। घर के मध्य आंगन और आंगन के चारों ओर कमरे होंगे, तभी तो आंगन कहलाएगा। चारों तरफ आंगन होगा, बीच में खाली होगा, तभी तो आंगन कहलाएगा भाई। संभवतः आंगन खाना बनाने के लिए, कटाई करने, ऐसे कुछ काम के लिए, या खाली समय में वहाँ बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, आपस में विचार विमर्श करने के लिए। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित स्नानागार होता था। घरों में आंगन में कुएं भी मिलते हैं और कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। आंगन की तरफ दरवाजे होते थे, बाहर की तरफ खिड़कियां नहीं होती थी। और घरों के अंदर कुओं का निर्माण किया जाता था, जो प्रायः बाहर आने जाने वाले कमरों में निर्मित होते थे। बाहरी कमरों में कुओं का निर्माण यात्रियों के लिए किया जाता था। मान लीजिए कोई नाते रिश्तेदार आ गया तो वो आंगन में जाएगा, वो बाहर ही पानी भर के नहा के अपना फ्रेश होके जो उसका नित्य क्रिया होगा वो करेगा। तो जैसे आज भी है, कोई मेहमान आ जाता है तो मेहमान के लिए थोड़ा घर के बाहर ही कमरा रहता है, बिल्कुल पीछे कमरे तक नहीं ले जाते हैं, आंगन तक नहीं ले जाते हैं। जल निकासी की व्यवस्था, तो देखिए मोहनजोदड़ो एक शहरी व्यवस्था थी। यहाँ पे सड़क एक दूसरे को चौकोर रूप में काटती थी, नालियाँ एक दूसरे को चौकोर रूप में काटती थी। नाली की उचित व्यवस्था थी, सड़कें की उचित व्यवस्था थी। जैसा आज के शहरों में होता था, वैसा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आज के शहरों में, सिंधु घाटी सभ्यता में उस वक्त भी होता था। थोड़ा ढालदार नालियाँ होती थी और उन नालियों से कचरा जो एकत्र होता था, उनको नालियों को बाहर निकाल दिया जाता था, बाद में बाहर फेंक दिया जाता था। सार्वजनिक स्नानागार क्या थे वहाँ के? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के दुर्ग का प्रयोग विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें अन्नागार एवं विशाल स्नानागार सम्मिलित थे। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था और जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में सीढ़ियाँ बनी थी। सीढ़ियाँ, तभी तो नीचे उतरेंगे, नहीं कैसे जा पाएंगे। अब जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने होते थे, एक तरफ दरवाजा और तीनों ओर से कक्ष बने होते हुए, जिनमें से एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और उसके उत्तर में एक गली से दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे और एक तरफ से उस स्नानागार का पानी निकलने की व्यवस्था थी और दूसरी तरफ से उसमें पानी भरने की व्यवस्था थी। और प्रत्येक स्नानागार में नालियाँ गलियारें साथ साथ बने एक नाले में जाकर मिल जाती थी और संभवतः इनका किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। आप आ जाएं कि जब इतनी सुविधाएं थी, ये शहरी युक्त थी, सब कुछ सही था, व्यापार उन्नत अवस्था पे था,
आर्थिक जीवन और निर्वाह का माध्यम अच्छा था, सामाजिक व्यवस्था अच्छी थी, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की शासन पद्धति अच्छी थी, सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ? मेन बात तो इस पे विचार करने वाली बात है कि फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ। तो ऐसा अनुमान है कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा स्थलों का पतन हो गया था, जबकि गुजरात, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई आबादी हुई, बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। 1900 ईस्वी पूर्व के पश्चात अस्तित्व में रहे उत्तरकालीन हड़प्पा के कुछ चुने हुए केंद्रों से पतनशील हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित चिन्ह स्पष्ट मिलते हैं, जैसे मोहर, बाट तथा मनकों जैसे विशिष्ट पुरावस्तुएं समाप्त हो गईं। लेखन, हस्तशिल्प तथा लंबी दूरी के व्यापार भी समाप्त हो गए। आवासों के निर्माण की तकनीक भी पतनशील हो गई। और इनके पतन के कारण क्या थे, जो अनेक पुरातत्वविद मानते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन हुआ, वनों के विनाश के कारण इनका पतन हुआ, विनाशकारी बाढ़ आ गई थी, इस कारण नदियां सूख गई थी, पानी का अभाव हो गया या उस नदियों ने मार्ग बदल लिया, भूमि के अत्यधिक दोहन हुए। मतलब विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के अपने अपने हिसाब से मत देते हैं कि सिंध घाटी सभ्यता का पतन इस कारण से हुआ होगा, बाढ़ आई होगी, या आर्यों के आक्रमण से हुआ होगा, या महामारी फैल गई होगी, या आपस में लड़ गए होंगे, मतलब या प्राकृतिक पतन हुआ होगा। मतलब अलग अलग विद्वान अलग अलग वक्तव्य दे के हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा करते हैं। तो कोई एक सही और स्पष्ट जवाब यहाँ नहीं मिल पाता है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है कि मुख्य रूप से किस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बस पतन हुआ, उसमें विभिन्न विद्वान अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विवेक से अपना अपना विचार दें, और उन्हीं विचारों को आपको पढ़ना है, और उन्हीं के आधार पर यदि आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस आधार पे हुआ, तो भाई आप लिखेंगे बाढ़ आ गई थी, मार्शल ने कहा बाढ़ आ गई, आर्नस्टाइन ने कहा प्राकृतिक पर्यावरण चेंज हो गया, किसी ने कहा अप्राकृतिक आपदा हो गई। तो उन विद्वानों के अनुसार जैसा हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, फिलहाल इस पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं आएंगे, या आते हैं तो हम और आगे और इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपके पास एक पार्ट से 3-4 सेशन जाएगा, तभी आपको विधिवत जानकारी होगी। अब ये सेशन यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे, और संपूर्ण तैयारी के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, कक्षा 11 और 12 नागरिक शास्त्र और इतिहास की विधिवत तैयारी के लिए देखिए, हम झूठा बात बता के और बढ़ा चढ़ा के बता के आपके पास नहीं भेज रहे हैं। हम सीधा कोर्स पे आते हैं कि जितना हम इधर उधर बात बताएं उतने में आपको कोर्स के बारे में जानकारी देंगे। तो हम डायरेक्ट कोर्स पर आते हैं, कोर्स आपको बताते हैं, विधिवत तैयारी करवाते हैं, और आप देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इससे आपको लाभ मिलेगा, आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। तो अब हम इसी के साथ विदा लेते हैं, अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।